नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज स्टार्टअप मंत्र स्वतंत्रता दिवस विशेष यानी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप की दुनिया, इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के पिछले 10 सालों की बेमिसाल ग्रोथ की। जी हां, आज की खास चर्चा में हम आपको तमाम डेटा और आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि आखिर कैसे भारत तरक्की की राह पर स्टार्टअप के सहारे इकोनॉमी को एक नए स्तर पर लेकर जा रहा है। किस तरह से नए नए सॉल्यूशंस जो हैं स्टार्टअप वर्ल्ड दे रहा है, जो कभी ट्रेडिशनल बिजनेसेस में मुमकिन नहीं था। हर सेक्टर, चाहे वो फिनटेक इंडस्ट्री हो या फिर हेल्थ सेक्टर या फिर बाकी आजकल एआई का शोर चल रहा है, इन सभी में स्टार्टअप की दुनिया के दिग्गज लगातार अपनी धाक जमा रहे हैं और पूरी दुनिया में एक बड़े सिग्नेचर के रूप में उभर रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर पिछले 10 सालों में स्टार्टअप वर्ल्ड उभरा कैसे है, किस तरह से उसने अपनी खास पहचान बनाई है और इस इकोसिस्टम की सबसे खास बातें क्या हैं। इसके अलावा हमारे साथ इंडस्ट्री के दिग्गज जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चलूंगा अपने सहयोगी शरद दुबे के पास, जो बता रहे हैं कि आखिर ये 10 साल स्टार्टअप की दुनिया के लिहाज से किस तरह से बेमिसाल रहे। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है हमारे दर्शकों जो ईटी नाउ स्वदेश के हैं उनके लिए एक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैं कहूँगा। और स्टार्टअप एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑफ कोर्स भारत की जो स्टार्टअप स्टोरी है वो 10 साल पुरानी है। आप देख सकते हैं 2014 में सिर्फ मात्र 350 स्टार्टअप्स थे, लेकिन वहाँ से लेके अब तक का जो जर्नी है वो बहुत बड़ा रहा है। ऑफ कोर्स अब सैकड़ों स्टार्टअप्स आ चुके हैं और 2016 में इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्टार्टअप स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया था। 2014 से लेके अब तक 100 यूनिकॉर्न से ज़्यादा आ चुके हैं। अब यूनिकॉर्न क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। यूनिकॉर्न होता है जो कंपनी जिसके वैल्यूएशन जो है आप कह सकते हैं $1 बिलियन से ज़्यादा हो, यानी कि लगभग 8,300 करोड़ के ऊपर का वैल्यूएशन का कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा बहुत आई पिछले 10 साल में। यूपीआई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ओएनडीसी जहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स आते हैं। डी2सी सेगमेंट्स जहाँ पे जो है डायरेक्ट टू कस्टमर्स की जो है मूवमेंट्स होती है। ये सब जो है बड़े बड़े चीज़ जो है गवर्नमेंट ने लाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, उसके बेसिस पे जो है मासेस को बहुत बेनिफिट हुआ। स्टार्टअप्स ने जो है अपने बहुत सारे ऑपरेशन लेयर्स लगाए। लेकिन ये जो जर्नी हुई है इसमें बहुत सारे बदलाव देखने मिले हैं। अब वो बदलाव वाली क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ। डीपीआईटी के मुताबिक लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप्स अभी रजिस्टर्ड है। आंकड़ा सिर्फ 350 का था 2014 में। इसके बाद दिसंबर 2023 से लेकर अब तक जो स्टार्टअप्स में लगभग 12 लाख से ज़्यादा नई नौकरी जो है लेके आए हैं, यानी कि एक अलग ही इकोसिस्टम बन रहा है जहां पे जॉब क्रिएशन देखने मिल रहा है। जॉब क्रिएशन के अलावा भारत में 110 स्टार्टअप करेंटली यूनिकॉर्न स्टेटस पे है और अभी ऑन द राइज है। हाल ही में जेप्टो ने भी एक अच्छी फंड रेज की जहां पे इनका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है $5 बिलियन का हो गया। बहुत सारे सेगमेंट्स है जहां पे आप कह सकते हैं लिस्टिंग्स हो रही है आईपीओ की। जो हमने देखा तो क्लास ऑफ 2021 में जोमेटो था, पेटीएम था। अभी रिसेंटली देखे तो ओला इलेक्ट्रिक आया है, फास्ट क्राई की भी जो है लिस्टिंग हो गई है। तो इसके कारण जो है ये बड़ी बात आती है। कुछ कुछ कंपनीज़ के नाम लेता हूँ, जोमेटो, पेटीएम, नायका, पीवी फिनटेक, ये प्रमुख लिस्टेड कंपनीज है जो स्टार्टअप क्षेत्र से आए हैं। अगर कुछ आंकड़ों की बात करते हैं, 314 कैपिटल के जो आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स जो है अगले 5 साल में जो लक्ष्य है वो भारत का 250 यूनिकॉर्न्स क्रिएट करने का है। इसमें जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 150 टू 200 बिलियन डॉलर्स तक आ सकती है। और जो वैल्यूएशन है, सुनिएगा आंकड़ा बड़ा है, $500 बिलियन। अब हम बात करते हैं कि मोदी जी के जो इम्पैक्ट आई है स्टार्टअप्स की, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोटे छोटे शहरों में जो है स्टार्टअप्स में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिली, फंडिंग आया। छोटे शहर में जो है कस्टमर बेस ज़्यादा रहता है। ऑफ कोर्स थोड़ी जो है इश्यूज होती है प्राइसिंग को लेके, डिस्काउंट को, लेकिन ओवरऑल जो भारत का मार्केट है, जो कंजम्पशन मार्केट है, वो स्टार्टअप्स को बहुत अच्छा लगता है, जिस पे वो बिजनेस मॉडल्स बनते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनाने की स्टार्टअप की जो है ओवरऑल टारगेट है। 45% से ज़्यादा स्टार्टअप जो है आप कह सकते हैं नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है भारत के स्टार्टअप के सीन का। लगभग 12,000 पेटेंट जो इन स्टार्टअप्स ने लगाए हुए हैं। और ये आईटी ही नहीं, B2B, एग्रीकल्चर, स्पेस, सारे ही सेगमेंट्स में इंडियन स्टार्टअप्स का दबदबा है। छोटे शहर में भी जो है बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। और वेस्ट मैनेजमेंट देख लीजिए, या स्टार्टअप टियर 2 या 3 में जो है ओवरऑल देख सकते हैं इम्पॉर्टेंस यहाँ पे बढ़े जा रही है।
गेमिंग इंडस्ट्री स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 सिस्टम में भी डीपीआईटी की डेटा कहती है कि बहुत अच्छी मूवमेंट कर रही है। कुछ कुछ उम्मीदें भी होती हैं स्टार्टअप्स की आगे जाते हुए। ऑफ कोर्स जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन स्टार्टअप्स में जैसे जिस तरह अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस हुआ था, एंजल टैक्स की रिमूवल हुई है। उसके अलावा जो है बहुत सारे रेगुलेटरी और कंप्लायंसेस इश्यूज आज भी स्टार्टअप्स डील करते हैं, छोटे वाले। उनके लिए जो है रेगुलेटरी, जो आप कह सकते हैं कि जो भी छोटे मोटे रेगुलेटरी इश्यूज है उसको सॉल्व किया जाए, वो उनकी मांग रहती है टैक्सेशन डिपार्टमेंट से। और इम्पॉर्टेंटली जो है जिस तरह फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से वो भी और ज़्यादा बढ़ने चाहिए। तो ये कुछ कुछ उम्मीद भी हैं जो स्टार्टअप्स लगा के बैठे हैं। तो ये पूरी जो स्टार्टअप की जो जर्नीज़ है मैं आपको बताया हूँ, और ये जो उम्मीद है ये शायद लगता है कि खूब खरा उतरेगा और अगले 10 से 15 साल में भारत के स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स दोनों ही बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम आंकड़ों को हमारे सामने रखने का, और इसके जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से स्टार्टअप इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। और अब चर्चा में मैं सबसे पहले खास मेहमान को शामिल करना चाहूंगा। हमारे पहले मेहमान एक कह सकते हैं दिग्गज इन्वेस्टर हैं, और खास तौर पे पिछले 10 सालों में उन्होंने स्टार्टअप की दुनिया को कहते हैं ना जीरो से हीरो बनते हुए देखा है। उन्होंने हर क्षेत्र को कहीं ना कहीं बारीकी से देखा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस चर्चा में शामिल करते हुए ब्रजेश दामोदरन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि खास तौर पे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस खास मौके पर। मैनेजिंग पार्टनर हैं ऑक्सानो कैपिटल से। ब्रजेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए। आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले हमें बताइए कि इन 10 सालों में किस तरह से जो है वो स्वदेश की, इस भारत की स्टार्टअप की दुनिया ग्रोथ करती हुई नजर आई है। आपने तो एक एक चीज बड़ी बारीकी से देखी होगी। हाँ, शुक्रिया प्रशांत जी, और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अगर हम देखें तो अगर हम आज की बात करें और कम जाए 10 साल पहले या उसके पहले 2012 की बात करें, जब सेबी ने एएफ ले आया था भारत में, तभी पहले साल में लेस देन 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी, फंडिंग हुई थी। कमिटमेंट तो होती रहती है, लेकिन फंडिंग की बात कर रहे हैं। और अब 23 में देखिए 4,30,000 करोड़ निवेश हुआ है भारत में थ्रू द एएफ। अभी कैट 1 है, कैट 1 एंजल है, कैट 2 है, कैट 3 है, सारे कन्फ्यूजन मत होइए। बट ये सब सेबी ने लिया है ताकि हर एक इन्वेस्टर कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसा निवेश है, उनकी क्षमता किस में कितना है, वो निवेश कर सके। तो हम देखें एक चीज़ और, 2016 में हज़ार के लेस देन 1000 कंपनियाँ रजिस्टर हुआ करती थी फॉर स्टार्टअप में। 23 में देखिए लाख। तो ग्रोथ हो रही है, जैसा हम बोल रहे हैं ना कि जैसे हमारे पर कैपिटा जीडीपी ग्रो हो रही है। मैं जीडीपी नहीं बोलूँगा, पर कैपिटा जीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी कंजम्पशन और हमारी खर्च करने की क्षमता और वहाँ पे आती है। अगर 5 साल 7 साल देखें तो बहुत ज़्यादा विस्तार में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है भारत का। द फ्यूचर इज़ अननोन, अनदेखी, अनसुनी, लेकिन फ्यूचर है। बिल्कुल ब्रजेश, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से हमने इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में बेहतर तरीके से ग्रोथ की है। इन 10 सालों में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, या अगर हम भविष्य की तस्वीर देखें तो आपको लग रहा है वो सेक्टर जो और ज़्यादा उभर कर सामने आने वाले हैं, या जिन्होंने इस ग्रोथ स्टोरी में एक बड़ी भूमिका निभाई है? सी, एंड ऑफ द डे हम बात करें तो सभी लोग, भले इन्वेस्टर हो या फाउंडर हो, शो मी द मनी होता है ना, दिखाओ मुझे पैसे, वो दिखता है। वो द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में आप देखा कि D2C का IPOs हुए हैं, कुछ फिनटेक्स के IPO हुए हैं। अभी IPO की बारिश हो रही है और आप देख रहे हैं कि एवरीबडी वांट्स टू गो टुवर्ड्स द IPO। सो दैट इज़ वन थिंग, अनलॉकिंग की बात हो रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बोलते हुए, लेकिन हम सबको ये दिखता है जिसका सक्सेस दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे जो मेहनत और चल रहा है वो क्या, उसका क्या। तो अगर हम देखें डीप टेक में काफ़ी कुछ चल रहा है, फिनटेक में काफ़ी कुछ हुआ है। अगर हम देखें D2C की हम बात करें, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखना चाहिए हमको, जो होने वाला है, पास्ट हिस्ट्री है, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, प्रेजेंट में क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने कहा कि पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ होगी तो लग्जरी और वेलनेस की और हेल्थ की ओर काफ़ी दबदबा रहेगा, उस पर ध्यान देना चाहिए।
जनरेटिव एआई जो आ रहा है उसमें देखना चाहिए, हाइपर लोकल और लास्ट में लॉजिस्टिक्स भी देखना चाहिए। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, हम एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ये भी आ सकता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपको जब निवेश करना हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है, और इसके बाद ही आपको आगे कदम रखना चाहिए, ना कि फोमो की ओर जाना चाहिए। चलिए, अब बड़े काम की बात करते हैं। और चूंकि ये शो ज़्यादातर यंग एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझे सोशल मीडिया पे या बाकी ज़रिए से आते हैं, वो आते हैं फंड रेजिंग की प्रक्रिया को लेके कि साहब हमें कल अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो फंड रेजिंग की कैसे जाए, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या क्या विकल्प हैं लोगों के सामने? आसान भी है और मुश्किल भी है, लेकिन सबसे पहली बात हम बोलते हैं ना, कीप इट सिंपली सिंपल। चीज़ों को इस तरह से आप पेश कीजिए ताकि वो 12 साल का लड़का या लड़की समझ सके क्या है बोल के। अगर आप कोलोकियल्स और बड़े शब्दों में बात करेंगे उसमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक होता है कॉल टू एक्शन, वो सबसे पहले रखिए। कम हम प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, उसके साथ प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, और साथ साथ शो मी द ग्रोथ, जीटीएम ग्रोथ मार्केट मेरा क्या है, कितना मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कॉर्पस चाहिए या इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए, और उसके बाद मैं क्या क्या करूँगा। क्या हम इस सब को 6 पेज में पेश कर सकते हैं? आज के तारीख में क्या होता है कि हम बड़ा सा पिच शेयर करते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छे पिच या जब आप शेयर करते हो, अगर आप ये चीज़ 6 चीज़ों की अगर आप अमल करें, आपकी फंडिंग की जर्नी स्टार्टिंग में इजी होगी। क्योंकि अगर पहले 30 सेकंड में या पहले 2 मिनट में अगर इन्वेस्टर को समझ में नहीं आया तो फिर उसके पास और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको पहले 2 मिनट में आप हाउ विल यू कैप्चर अटेंशन। उसके बाद आपको ये चूज़ करना है कि जो इन्वेस्टर को आप पिच कर रहे हो वो वाकई में कौन है। आज के तारीख में सोशल मीडिया में आपके पास इतने सारे टूल्स है जो आप देख सकते हैं, यूज़ कीजिए कि द इन्वेस्टर आप पिच कर रहे हो, इज़ दैट द इन्वेस्टर जो आपके कैप टेबल में आप चाहते हैं? अगर हाँ तो रिसर्च कीजिए और उन्हीं के पास जाइए। एंड बिकॉज गोइंग कल की तारीख में जब फंडिंग और रेस करना चाहते हैं, यही जो इन्वेस्टर है आपको मदद कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड फंडिंग। क्योंकि अगर आपको फंडिंग चाहते होंगे तो आपको आज का नहीं कल का भी आपको ध्यान रखना होगा। एंड इट इज़ ए ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि दे कैन ब्रिंग देयर ओन एक्सपर्टीज़। एक होगा गवर्नेंस में, एक हो सकता है फंड रेजिंग में, एक होगा जीटीएम मार्केट कैसे करना है, दूसरा होगा स्ट्रैटेजिक इसमें। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके पास साथ में पैरेलल आर्मी आपके साथ चल रहे हैं जो चाहते हैं कि उनकी आपकी प्रगति हो ताकि अपनी प्रगति भी हो दैट वे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चूज योर इन्वेस्टर वेरी वाइजली जो आपको आप चाहते हैं। उसके बाद आपका बिग विजन क्या है, उसकी जर्नी की ओर कैसे जाते हैं। एक चीज़ है हमने ये देखा है ओवर द लास्ट 10 सालों में कि जो आप स्टार्टिंग करते हो उसमें पिवट डेफिनेटली होता है। अगर आप D2C ब्रांड आप देखिए फॉर एग्जांपल कि सब बोलते हैं मैं ऑनलाइन करूँगा, लेकिन आज क्या ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो आपको यू हैव टू बी अडेप्टेबल, जो बोलते हैं ना वो होना पड़ेगा। अगर आप ये 3 बेसिक मेन 3 चीज़ों की आप करें तो आपकी फंडिंग जर्नी जो आप बात कर रहे हो सकता है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हमने ये देखा है कि आपकी स्टार्ट टू एंड आपने पिच किया और आपके बैंक में पैसा आया, कभी 3 महीने भी हो सकता है, कभी साल भर भी हो सकता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर स्टेज में कैसा है इसलिए आपको चूज़ करना चाहिए। अर्ली स्टेज हो, फ्रेंड्स फैमिलीज़ को चूज़ करो अगर अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है तो अपनी कम्युनिटी को चूज़ करो, नहीं है तो आजकल फैमिली ऑफिस काफ़ी है उनको चूज़ करो। फिर VCs हैं तो यू हैव टू डिसाइड आपको कौन चाहिए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट कि आपने देखा और पिच किया और पैसा आ गया, बिल्कुल नहीं। आज के तारीख में 21 के बाद 2021 के बाद श्रम लगते हैं आज की तारीख में। बिल्कुल। इसमें एक बात आपने कही कि बहुत सिंप्लीफाई रखी है अपने किसी भी पिचिंग को। एक सवाल ये भी रहता है कि पहले फंडिंग और उसकी रिकवरी को लेकर सवाल कम होते थे, अब सबसे बड़ा ये एक कंसर्न हो गया है। किस तरह का शिफ्ट आप देख रहे हैं? क्या रेवेन्यू मॉडल पे फोकस बढ़ रहा है? खासतौर पे जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट प्लान चाहता है। आज की तारीख में पहले था कि आप ग्रोथ कीजिए पैसा आ जाएगा, वो दिन चले गए, या दिन वापस शायद लाउड भी आ सकते हैं, साइकिल तो चलती रहती है। आज तो लोग देखिए शो में द पाथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मुझे मुनाफा दिखाओ कैसे मुनाफा होगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा बात ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द कैश इन बैंक। कैश इन बैंक आपके पास कितने महीनों का है,
ताकि आप यू कैन बिल्ड योर द ग्रोथ स्टोरी। तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि जब 3-4 साल पहले जब एवरीबडी वांटेड टू इन्वेस्ट बिकॉज फोमो जो आ गया था वो निकल चुका है। तो ये अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए और इकोसिस्टम के लिए, और सीरियस इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। जैसा मैं कहता हूँ कि आज के तारीख में जो शोज़ आए हैं शार्क टैंक, वो ने जागरण कर लिया है पूरे इकोसिस्टम में, मतलब 10 साल से लेके 80 साल तक। तो आप तो ये देखेंगे कि आपको पूरी वाइड है आपके पास, तो इन सब से आप ले सकते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड टीम, इट्स द पीपल हु मैटर्स। तो टीम भी कैसे है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंच से ये कह चुके हैं कि जिस इकॉनमी के हम बड़े लक्ष्य को देख रहे हैं, जो हमारा एक बहुत बड़ा विजन है, वो पूरा ही स्टार्टअप के जरिए होता हुआ उन्हें दिख रहा है। कितना, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है कि अगर हम इकॉनमी में लगातार अब टॉप 3 में हैं और हम और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, तो किस तरह से चीज़ें, इतना वैलिडेशन स्टार्टअप्स को मिलने के पीछे की वजह क्या है? मैं हिस्ट्री में जाऊंगा अभी कि इंडिया हैज़ बीन ए लैंड ऑफ ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। शून्य यहाँ से आया था, तो नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक और एक चीज़ चाहिए कि सरकार की ओर से रेगुलेटरी कन्वीनियंस, आई नॉट यूज कन्वीनियंस नहीं, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है ना, उसके साथ साथ जो हम ग्रांट्स देते हैं, ग्रांट्स या सपोर्ट जो देते हैं, अगर उसकी जो पेस डिसबर्समेंट करने की थोड़ी और जल्दी हो जाए, तो दैट कैन बी ग्रेट पुश। अगर हम देखें कि अगर आप एक चीज़ बताएं कि 3 साल पहले गणतंत्र दिवस के दिन 1000 ड्रोन्स जो चला था राष्ट्रपति भवन के आंगन के, भारत ने किया था इन हाउस IIT दिल्ली के छात्रों ने के थ्रू, एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू। तो भारत में हो सकता है, तो वो रेगुलेटरी पुश मिलता है, उस साथ साथ हमको ग्रांट मिलता है, और हम एंटरप्रेन्योर्स तो है, और VCs भी आज के तारीख में लोकल VCs भी डालना चाहते हैं। ये भी देखिए जो गिफ्ट सिटी बनाया है भारत सरकार ने, वहाँ से भी इन्फ्लोज आएंगे। तो आप देखो भारत में आज तक इन्फ्लोज की कमी नहीं है। अगर मैं इसको संदर्भ में ले जाऊंगा कैपिटल मार्केट्स में, 2022 में 17 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था, लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स ने 34 बिलियन का इनफ्लो किया था। इसीलिए भारत का स्टॉक मार्केट भी तभी नीचे नहीं गिरा, आज भी मजबूत है, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स। तो आज की तारीख में देखिए कैपिटल मार्केट्स, स्टार्टअप वर्ल्ड आर को ज्वाइंट, आर लिंक्ड, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जब इन्फ्लो आएंगे और पॉलिसीज भारत के प्रति, एंटरप्रेन्योर्स के प्रति और ओपन हो जाएगा, इट्स पॉसिबल। आज देखो सेमीकंडक्टर यहाँ से होता है। एक और डेटा देता हूँ आपको मैं, एप्पल का 4% ऑफ दी रेवेन्यू है भारत से आता है, और उस 4% में से इंडिया का 5% उसका सेल है। तो आप देखिए अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो इट इज़, मुझे ना कल कितना बड़ा होगा किसी को नहीं जानता, लेकिन बड़ा तो होगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी बिग पिक्चर में जाहिर सी बात है कि तैयारी भी बहुत पक्की होनी चाहिए। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? आइडिया और पिचिंग, एक आइडिया एक्साइट भी करता है, लेकिन हमने कई उदाहरण देखे हैं कि उस एक्साइटमेंट को लॉन्ग ले जाने में, एक बड़े विजन के साथ ले जाने में भी मुश्किलें आती हैं। कई बार आप बेहतर होते हुए भी मात खा जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए ना, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम दिखता है और उसको सॉल्व करो। हम ये कहेंगे कि प्रॉब्लम जो नहीं है और कस्टमर्स चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को सामने ले आइए, आपकी ग्रोथ पक्की है। अभी जो क्विक कॉमर्स जो आया था, ज़रूरत नहीं थी ना, मतलब, लेकिन आपने ले आया, कर दिया, एक्सपैंड हो गया, एंड नाउ इट इज़ बिकम वेरी ह्यूज। तो उसी संदर्भ में आपको देखना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज़ योर विजन एंड मिशन, आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, और क्या आप उस एक्साइटमेंट तो स्टार्टिंग में होती है, उसके बाद लेट्स गो टू द ब्रास ट्रैक्स की क्या ये किस ओर जा रहा है, मुझे कैपिटल कितनी चाहिए, मेरी ग्रोथ कितनी चाहिए, मेरा मार्केट कौन सा होगा, मेरा कोहोर्ट कौन सा है। हम टाइम सैम सॉम बोलते हैं, वो तो अपनी जगह होता है, लेकिन सॉम जो है सर्विसेबल मार्केट मेरी क्या है, उस पर हम किस तरह से जा सकते हैं। एक जर्नी जो होती है कदम कदम से चलती है, उस हर कदम में आप क्या देखते हो। आप 5 साल के आप बोलते हो मैं प्लान ले आता हूँ, उस 5 साल को ब्रेक कीजिए ना,
12 महीने, 18 महीने, 30 महीने, उस ग्रोथ में देखिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि आप, योर फीट इज़ ऑन द ग्राउंड, आप पैर हवा में नहीं है, कदम कदम रख के आप चल रहे हैं, और इस तरह से विस्तार तो होना है। तो दिस एलिमेंट्री बेसिक थिंग्स, और कुछ नहीं है। हम बड़े पिच देखते हैं, हम लगता है कि हम बड़ा जीटीएम दिखाएगा तो पैसा आएगा, वो दिन चले गए। स्लोली बट डेफिनेटली बेसिक्स दिखाइए, सिंपल रखिए, इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा। बहुत अहम बात आपने कही और मेरे ख्याल से ये सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अहम टिप्स भी है। और इन सारी बातों को आप जब रिविजिट करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। हम ये पूरी बातचीत यूट्यूब पर इस शो के टेलीकास्ट के बाद भी डालेंगे, तो आप कोई चीज़ मिस हो जा रही है तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा ब्रजेश आपसे ये ख़ास बातचीत करते हुए, और बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से यंग एंटरप्रेन्योर्स हों और ये पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को डिकोड करने में भी उन्हें मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस विशेष इस खास शो में हमें समय देने के लिए और तमाम बातों पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आम निवेशकों को और इसके साथ ही जो दर्शक हैं और जो एक कहते हैं ना यंग एंथुजियास्ट हैं, उन सभी को इस बातचीत से मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको प्रशांत जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई हो। कोशिश हमारी यही है कि हम जो पूरा स्टार्टअप वर्ल्ड है उसकी जो बहुत टेक्निकल बातें हैं उसको आसान भाषा में आपके सामने रखें। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ एक और दिग्गज जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ।